तीसरी की बात करें, तीसरी है हमारी पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू तो और भी महत्वपूर्ण है। पीजीडब्ल्यू कैसे महत्वपूर्ण है कि जैसे जो ये ओसीपी कल्चर है, ओसीपी कल्चर जब पीजीडब्ल्यू की खोज नहीं हुई थी तो ओसीपी और एनपीवीडब्ल्यू का जो समय आता था वो अंधकार युग के नाम से जाना जाता था, क्योंकि कोई कल्चर ही नहीं मिल रहा था। तो माना जा रहा था कि ओसीपी के बाद डायरेक्ट छठी शताब्दी ईसा पूर्व के साक्ष्य मिलते थे पूरा स्थल से। और ये बीच का जो काल था उस जैसे कि 1000 से लेके 1000 से लेके छठी शताब्दी बीसी तक जो समय माना जाता था वो अंधकार युग माना जाता था, क्योंकि ये सभ्यता की जानकारी ही नहीं हुई थी। तो माना जाता था कि बस ओसीपी के बाद डायरेक्ट एनपीपीडब्ल्यू के लोग पूरा स्थलों पे रहने लगे हैं। लेकिन जब इस सभ्यता की, इस मृदुहान कल्चर की खोज हो गई तो ये पर्दाफाश हो गया कि नहीं, ओसीपी के बाद एनपीपीडब्ल्यू नहीं आया, ओसीपी के बाद पीजीडब्ल्यू आया, फिर जाके एनपीपीडब्ल्यू आया है। तो ये एक तो पर्दाफाश किया हमारा पीजीडब्ल्यू कल्चर। तो पीजीडब्ल्यू की बात कर ले, जो पीजीडब्ल्यू का अर्थ लगाया जाता है, तो अगर पीजीडब्ल्यू मृदुहान कल्चर है, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है पी फॉर प्रिंटेड, जी फॉर ग्रे और डब्ल्यू फॉर वेयर। प्रिंटेड ग्रे वेयर इसका फुल फॉर्म है तीसरी कल्चर मृदुहान की। बात करें हिंदी में इसका जो अर्थ है क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो हिंदी में जो इसका फुल फॉर्म है वो है पी फॉर चित्रित, जी फॉर ग्रेट है घूसर और डब्ल्यू फॉर मृदुभान। तो हिंदी में इसे कहते हैं चित्रित, घूसर, मृदुभान। जैसे ओसीपी का है था ओकर, कलर, पोएट्री, हिंदी में गैरिक, मृदुभान। तो वैसे पी फॉर चित्रित, जी फॉर घूसर, डब्ल्यू फॉर मृदुभान, प्रिंटेड ग्रीवेयर मृदुभान। बात कर लेते हैं कि इसकी खोज कहाँ हुई, इसको सबसे पहले किसने खोजा। तो इसकी खोज भी बीबी लाल महोदय ने किया था। कब किया था, तो इसकी जो खोज की थी वो आइछत्र जो पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ, तो बरेली, रामनगर कस्बे में पड़ता है। तो जो पीजीडब्ल्यू की खोज किए हैं वो बीबी लाल महोदय ने किया है। कब किया है, तो ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली। बरेली में भी कहाँ, तो वो रामनगर कस्बे में। ये जो पड़ता है ये यूपी में पड़ता है। यूपी के में कहाँ पे, बरेली में और रामनगर कस्बे में पड़ता है। तो ये होगी खोज और पहले एविडेंस की। इसका पीजीडब्ल्यू का एविडेंस कहाँ से मिला, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आइछत्र से मिला है, यूपी के बरेली से मिला है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे ज्यादा मिले हैं पीजीडब्ल्यू के साथ, ये खोज की बात है, पहला एविडेंस मिला है। जो सबसे ज्यादा मिले वो किस स्तर से मिला है, तो वो मिले हमारे हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर जो साइट मिलती है ये भी उत्तर प्रदेश की साइड, गंगा घाटी वाली साइड मानी जाती है। और यहाँ पे जो औजार मिले हैं वो बीबी लाल महोदय को जो मिले हैं वो 1954 ईस्वी में मिले हैं। 1954 में जो एविडेंस मिले हैं पीजीडब्ल्यू के वो सबसे ज्यादा मिले हैं, मतलब काफी संख्या में मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हस्तिनापुर पीजीडब्ल्यू का निर्माण, मृदुहान कल्चर का निर्माण केंद्र था क्या, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो ये हस्तिनापुर साइड हो गया, यहाँ से सबसे पहला आइछत्र से मिला है और सबसे ज्यादा हस्तिनापुर से मिला है। इसके अलावा हस्तिनापुर से हमें धान के अधजले साक्ष्य मिलते हैं। हस्तिनापुर से धान के अधजले साक्ष्य मिलते हैं बीबी लाल महोदय को। ये होगी बात। इसके बाद कर लेने की बात कि पीजीडब्ल्यू का समय पीरियड क्या माना जाता है समय की दृष्टि से। तो जैसे कि ओसीपी की बात करें तो ओसीपी का जो समय माना जा रहा था वो हड़प्पा बाद से लेके तांग पसार संस्कृत तक माना जा रहा था। तो वैसे ही हमारे पीजीडब्ल्यू का भी कुछ समय होगा। तो पीजीडब्ल्यू का जो समय माना जाता है वो लौह युगीन माना जाता है या फिर महाभारत कह सकते हैं। तो जैसे महाभारत की बात करें तो महाभारत का 1000 से 8000 ईसा पूर्व के आसपास का समय माना जाता है। और लोहा युग की बात करें, लोहा युग की जो समय माना जाता है वो 1000 से लेकर 1300 विश्व संदर्भ में जो लोहा युग का समय माना जाता है वो 1300 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन भारत के संदर्भ में 1000 से लेके 800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो इसका जो पीजीडब्ल्यू का समय माना जाता है वो लौह युगीन या फिर महाभारत कल्चर के नाम से जान सकते हैं कि महाभारत के अंतर्गत कौन सी संस्कृति आती है मृदुहान की, तो पीजीडब्ल्यू आती है। या फिर लोहा कल्चर के, लोहा काल के अंतर्गत कौन सी मृदुहान संस्कृति आती है, तो हमारी पीजीडब्ल्यू आती है।
ये महाभारत वाला तो पूछा गया है कि महाभारत के अंतर्गत संदर्भित दे देते हैं कि जैसे पीजीडब्ल्यू का संबंध किस काल से है, तो मिलाने के लिए तो लोहा भी मिल सकता है और महाभारत काल भी मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्र विस्तार की कि पीजीडब्ल्यू का क्षेत्र विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है और पीजीडब्ल्यू के बर्तन कैसे थे। बर्तन की बात करें तो पीजीडब्ल्यू के जो बर्तन थे वो माटी के जो बर्तन थे पीजीडब्ल्यू के, उन पे चित्रकारी पाई जाती है। जैसे भी ओसीपी के बर्तनों पे किसी प्रकार की जो चित्रकारी है वो नहीं पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे प्रिंटेड चित्रित घूसर मतलब ये एक प्रकार से चॉकलेट से लाइट वाला जो कलर होता है उसे कह सकते हैं घूसर। तो चित्रित घूसर कलर के मृदभांड है उन पे चित्र पाया जाता है। तो यहाँ पे जो मृदभांड है चॉकलेटी कलर के, उन पे चित्रित या चित्र पाया जाता है। और ये जो मृदभांड है वो ठीक ठाक तरीके से पकाए गए हैं और काफी संख्या में मिलते हैं। इसके पीजीडब्ल्यू के क्षेत्र विस्तार की, इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ का पाया जाता है, भारत के संदर्भ में या फिर विश्व संदर्भ में। तो पीजीडब्ल्यू का जो विस्तार पाया जाता है वो भारत में तो पाया जाता है, भारत के बाहर भी पाया जाता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं अपने भारत के संदर्भ में, तो भारत के जो पूरा स्थल है ये है मुख्य रूप से ये भगवानपुर है। भगवानपुर स्थल पूरा स्थल जो पड़ता है ये हरियाणा में पड़ता है। और पीजीडब्ल्यू का जो ये भगवानपुर पूरा स्थल है, यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ जो शव विसर्जन पद्धति पाई जाती है, पीजीडब्ल्यू का कोई भी ऐसा पूरा स्थल नहीं है जहाँ से शव विसर्जन की कल्चर पाया जाता हो। सब कहीं शव दाह की मतलब अंत्येष्ट किया जाता था, शव को दाह करके उसको दफनाया जाता था। लेकिन जो भगवानपुर पूरा स्थल है पीजीडब्ल्यू का, वहाँ पे शव को विसर्जित किया जाता है। विसर्जित करने का संदर्भ है कि पानी वानी में शव को विसर्जित कर दिया जाता है। बस ये एक ऐसा मात्र पूरा स्थल है जहाँ से पीजीडब्ल्यू की शव विसर्जन की प्रक्रिया या कल्चर मिलता है। इसके अलावा सर्वप्रथम भगवानपुर से हमें भट्ठे की ईंट की पकाई हुई ईंटें मिलती हैं। ये भी पूछा गया है कि सर्वप्रथम भट्ठे की जो आज हम लोग आधुनिक रूप में यूज करते हैं, तो भट्टे की ईंटों का पकाया गया सबसे पहला एविडेंस या साक्ष्य किस पूरा स्थल से मिला है, तो हरियाणा के भगवानपुर पूरा स्थल से मिला है। ये हो गई इसकी दो बातें मुख्य रूप से। अब एक दूसरा पूरा स्थल है, ये हमारा दधेरी। दधेरी जो पूरा स्थल है ये पंजाब की साइड है और ये नवीनतम खोज वाला साइड हड़प्पा सभ्यता की है। हड़प्पा सभ्यता का ये सबसे नवीनतम खोजा हुआ स्थल है दधेरी। इसके अलावा है सावगौरा। सावगौरा जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाले जिले में राप्ती नदी के आसपास पाया जाता है। इसके बाद ये है हमारा मांडा। मांडा जो है ये पीजीडब्ल्यू की उत्तरी सीमा है। उत्तरी सीमा का मतलब क्या है, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है मांडा। तो पीजीडब्ल्यू की जो विस्तार की भारत के संदर्भ में उत्तरी सीमा मानी जाती है वो मांडा पाई जाती है। तो मांडा ये जम्मू कश्मीर की साइड है। इसके अलावा ये हमारी सात वाली साइड और ये है कौशाम्बी साइड। सात वाली कौशाम्बी साइड जो है पीजीडब्ल्यू की, ये सबसे बड़ी साइड है क्योंकि ये सात वाली का जो विस्तार पाया जाता है वो माना जाता है वो 13 हेक्टेयर पाया जाता है। 13 हेक्टेयर पाया जाता है और कौशाम्बी का जो पाया जाता है वो 10 हेक्टेयर पाया जाता है। तो जो अगर पूछा जाए सबसे बड़ा पीजीडब्ल्यू का साइट कौन सा है, तो पहला सात वाली है और दूसरी कौशाम्बी, क्योंकि जो सात वाली है वो 13 हेक्टेयर में पाई जाती है और कौशाम्बी साइट 10 हेक्टेयर में इसका विस्तार पाया जाता है। तो सबसे बड़ी भारत के संदर्भ में साइट हमारी हो जाएगी पीजीडब्ल्यू की सात वाली, दूसरी कौशाम्बी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगली साइड। अगली साइड है हमारी लखियों पीर। लखियों पीर जो है पीजीडब्ल्यू की, ये हो जाएगी हमारी उत्तर पश्चिमी सीमा, क्योंकि ये लखीमपुर अंतर्राष्ट्रीय पूरा स्थल है। ये जो लखीमपुर पूरा स्थल पड़ता है ये पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो ये पाकिस्तान की साइड है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाली साइड है और ये पीजीडब्ल्यू की उत्तर पश्चिम की मतलब कि अंतिम बिंदु माना जाता है। यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद ये है हमारी तिलोरा कोट साइड। तिलोरा कोट जो साइड पड़ती है ये हमारी नेपाल में पड़ती है। तो पीजीडब्ल्यू की विस्तार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इधर लखीमपुर पाकिस्तान पाई जाती है और
इधर नेपाल तिरोलाकोट पाया जाता है। इसके अलावा ये है जखेड़ापुरा स्थल। जखेड़ापुरा स्थल जो है ये यूपी का ही पूरा स्थल है। बात करें यहाँ पे सबसे अच्छा एविडेंस क्या मिला है, तो लखियों पेड़ से हमें प्रथम 60 मीटर लंबी नहर की एविडेंस मिलती है। मतलब हम ऐतिहासिक काल में देखते हैं नहरों का निर्माण महापद्म नंद के कालों में देखने को मिलता है, लेकिन उससे पहले हमें 1000 या महाभारत या लौह युगीन काल में नहरों का एविडेंस मिलता है। वो कौन सा स्थल है, तो वो है यूपी का जखेड़ापुरा स्थल। यहाँ से 60 मीटर की बहुत छोटी नहर होगी, लेकिन इसका एविडेंस खुदाई में मिला है कि जखेड़ा से 60 मीटर लंबी नहर के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा दूसरा पूरा स्थल है, ये हमारा खलोवा। खलोवा पूरा स्थल से जो सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस मिला है साक्ष्य में, वो मिला है यहाँ पे हस्त निर्मित मानव मूर्ति। ज़्यादातर आप देखने को मिलता होगा कि मानव मूर्ति ना मिलके मातृ देवी की निर्मित मूर्ति साक्ष्य में हस्त से मिलती हैं, लेकिन यहाँ ये स्तर है खलोवा, जहाँ से हाथ से बनाई हुई मानव की मूर्ति मिलती है। इसके अलावा ये है हमारा अतरंजी खेड़ा, ये यूपी के साइड है। अतरंजी खेड़ा से हमें साक्ष्य मिले थे BRW को, और यहाँ पे PGW में भी मिल रहे हैं। हम लोग देखे भी थे कि यहाँ से अतरंजी खेड़ा से CP और PGW के बीच BRW हम लोग को मिला था। अब बात कर लेते हैं कि PGW का जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। तो PGW का जो सामाजिक जीवन था वो था विकसित ग्रामीण जीवन। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है PGW की कि यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो विकसित ग्रामीण जीवन था। मतलब यहाँ पे जैसे अगर OCP की बात करें तो OCP में जो मानव का जीवन था वो पूर्ण ग्रामीण जीवन था, और PGW में देखने को मिलता है कि यहाँ पे पूर्ण विकसित ग्रामीण जीवन है। मतलब यहाँ पे पूरी तरीके से मानव ग्रामीण जीवन जीता था, लेकिन यहाँ पे PGW में मानव की जीवन है थोड़ा था मॉडिफाई हो गया, कि मानव जो ना थोड़ा सा स्मार्ट हो गया। तो जैसे कि यहाँ पे जो व्यापार होता था वस्तु विनिमय से होता था, यहाँ भी वस्तु विनिमय से ही व्यापार PGW के लोग करते थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बदलाव देखने को एंडिंग समय में PGW को देखने को मिलता है कि PGW के जो लोग हैं उनके ग्रामीण जीवन में सुधार आ रहा है। तो जब विकसित ग्रामीण जीवन हो जाएगा इसके बाद ही हमें थोड़ा उसमें नगरीय जीवन के तत्व देखने को मिलेंगे। इसीलिए हम अगली सभ्यता जो पढ़ेंगे वो हमारी है NBPW, उसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। तो ये क्रम से ही कोई आदमी या फिर कोई कल्चर या फिर कोई जगह एकदम से स्मार्ट और विकसित नहीं हो जाती, तो वो धीरे धीरे होती। तो जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं कि पूर्ण ग्रामीण जीवन था, यहाँ पे थोड़ा विकसित जीवन है, यहाँ पे नगरी हो जाएगा, वो भी नगरी क्रांति धारण कर लेगा। तो ये हमारी पूरी हुई PGW। अब देख लेते हैं हम NBPW। तो ये PGW हमारा पूरा हो गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो मृदभान संस्कृति है हम लोग उसको देखेंगे। जो सबसे क्वेश्चन बनते हैं वो NBPW पे पढ़ते हैं, तो इसको देखते हैं। ये हमारी चौथी संस्कृति है मृदभान की। ये कोई क्रम नहीं है, ये सजाने को दे देते हैं एग्जाम में कालक्रम की दृष्टि, हमने उस हिसाब से इसका नंबर दे दिया है। तो ये चौथी संस्कृति जो है हमारी वो NBPW है। NBPW की बात करें तो NBPW जो है ये सबसे महत्वपूर्ण मृदभान संस्कृति मानी जाती है। क्यों मानी जाती है हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके नाम की और इसके फुल फॉर्म की। तो इसके नाम की बात करें तो जैसे कि N फॉर हो जाएगा नॉर्थ, B फॉर ब्लैक, P फॉर पॉलिश, W फॉर बेयर। तो अर्थ क्या निकल के आएगा, नॉर्थ, ब्लैक, पॉलिश, बेयर। हिंदी में उत्तरी, कृष्ण या काले, पॉलिश, W फॉर बेयर में उत्तरी, काले, पॉलिश, मृदभान। हिंदी में देख लेते हैं तो हिंदी में इसका जो नाम है वो है उत्तरी, कृष्ण, पॉलिश, मृदभान। उत्तरी तो मिलता है कॉमन, इसके काले की जगह यहाँ पे कृष्ण भी मिल सकता है, तो इसका नाम उत्तरी। NBP का जो नाम बुकों में मिलता है वो कई रूप से मिल सकता है, जैसे कि उत्तरी, काले, पॉलिश, मृदभान, उत्तरी, कृष्ण, पॉलिश, मृदभान, किसी भी नाम से मिल सकता है, लेकिन सबसे अच्छा है NBPW। उत्तरी, कृष्ण, लोहित या चमकीले मृदभान के नाम से भी मिल सकता है।
तो सबसे अच्छा है कि NBPW इंग्लिश वाला याद रखिए। अब बात कर लेते हैं कि NBPW का सबसे पहले एविडेंस कहाँ मिला। तो बात करें इसके एविडेंस की, तो जो सबसे पहले एविडेंस मिला है वो 1934 में मिला है। और कहाँ मिला है, तो ये तक्षशिला में मिला है। और तक्षशिला जो आज पड़ता है वो पाकिस्तान में पड़ता है। पहले भारत में पड़ता था, लेकिन अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो 1934 में सबसे पहले NBPW तक्षशिला में मिला है। तक्षशिला में भी 3 टीले हैं। 3 टीलों में से एक टीला का नाम है भीड़ टीला। तो ये भीड़ टीला जो है ये पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो 1934 में तक्षशिला में, और वहाँ कहाँ से, तो भीड़ टीला से। ये NBPW का भी कई बार पूछा गया सवाल है कि NBPW कहाँ से प्राप्त होता है। तो 1934 में पाकिस्तान की साइड तक्षशिला के भीड़ टीला से होती है। और इसको जो संभवतः खोजे थे वो जॉन मार्शल महोदय संभवतः खोजे थे। अब बात कर लेते हैं कि NBPW का समय पीरियड क्या माना जाता है। तो NBPW का जो समय माना जाता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके मौर्य काल तक माना जाता है। जैसे कि इसका BRW का कोई समय ही नहीं माना जाता था। OCP का समय हड़प्पा तांबा काल माना जाता था। PGW का समय लोहा काल महाभारत काल माना जाता था। तो वैसे भी इस कल्चर का कोई समय होगा। तो इसका समय ऐतिहासिक काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके पूरा मौर्य काल पीरियड जो माना जाता है वो NBPW का माना जाता है। इस NBPW की जो खास विशेषता है मृदभांडों की, ये है कि ये मृदभांड सबसे अच्छे हैं। जितनी मृदभांड कल्चर संस्कृतियाँ हैं उसमें सबसे मृदभांड अच्छे पाए जाते हैं तो NBPW के पाए जाते हैं। NBPW के जो मृदभांड पाए जाते हैं वो पतली गहन के पाए जाते हैं। वो अच्छी और उच्च ताप पे पकाए गए हैं। इन बर्तनों में एक विशेष प्रकार की खनक पाई जाती है कि इस बर्तनों को बजा सकते हैं संगीत के लिए। इतनी अच्छे तरीके से NBPW के बर्तन बनाए गए हैं। तो NBPW के जो बर्तन बनाए गए वो पतले बनाए गए हैं, ये उच्च ताप पे पकाए गए हैं। इन पे जो कलर पाया गया है वो पॉलिश बहुत, NBPW के जो लेप चढ़ाया गया है वो काफ़ी पॉलिश वाला लेप चढ़ाया गया है कि उस पर चढ़ा है लेप, लेकिन आपको देखने से लगेगा कि इस पर किसी प्रकार से रगड़ की पॉलिश लगाई गई है। तो इस मृदभांडों की सबसे अच्छी विशेषता है कि यहाँ के मृदभांड सबसे अच्छे उत्कृष्ट पाए जाते हैं। और इन मृदभांडों का जो प्रयोग पाया जाता है कि विद्वानों का मानना है कि इनका प्रयोग कौन करता होगा। तो ये मृदभांड कल्चर जो था ये जन सामान्य के लिए नहीं था, ये विशेष किसी व्यक्ति के लिए था। जैसे कि आज के समय में, आधुनिक समय में हम देखते हैं कि अपने घर पे हम लोग कुछ विशेष प्रकार के बर्तन रखते हैं बचा के, वो किसके लिए, मेहमानों के लिए रखते हैं कि अपने साधारण यूज के लिए हम बर्तन कोई और रखते हैं, लेकिन मेहमान जो आते हैं उनके लिए कुछ विशेष प्रकार के चीनी मिट्टी के या विशेष कोई धातु के बर्तन रखते हैं। उनके यूज करने के बाद उसको हटा देते हैं। ये बर्तन उसी में से थे। ये बर्तन NBPW के बर्तन जो है ना वो जन साधारण के लोग प्रयोग नहीं करते थे। ये कोई बड़े राजघराने के लोग या फिर बड़े सोसाइटी के लोग थे वो NBPW के बर्तन प्रयोग करते थे, ऐसा विद्वान का मानना है। ये होगी बात इनकी विशेषता की सबसे अच्छे पाए जाते हैं और ये अभिजात वर्ग के लोग प्रयोग करते हैं। इनका समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ये तक्षशिला के भीड़ टीला से प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी क्षेत्र विस्तार की कि NBPW का विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगर हम विस्तार की बात करें तो NBPW पूरे भारत में पाए जाते हैं। भारत के हर हिस्से में NBPW के एविडेंस साक्ष्य देखने को मिलता है। बात कर ले उसमें से जो महत्वपूर्ण पूरा स्थल है उनको देखेंगे। सब तो देख नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत हो जाएगा। तो जैसे कि ये पूरा स्थल है नूह स्थल जो पड़ता है वो राजस्थान में पड़ता है। और है ये चंद्रकेतुगढ़। चंद्रकेतुगढ़ जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये NBPW की पूर्वी सीमा मानी जाती है। ये पूछा गया है कि NBPW की पूर्वी सीमा क्या है। तो NBPW की पूर्वी सीमा जो है वो चंद्रकेतुगढ़ माना जाता है। और दूसरा स्थल है ये श्रावस्ती। श्रावस्ती स्थल जो है ये हमारा ये यूपी में पड़ता है। यूपी का एक जिला है श्रावस्ती। यहाँ पे जो काम किए हैं वो के सिन्हा सर ने किया है उत्खनन का। अगली साइड है ये चरसद्दा साइड। चरसद्दा जो साइड पाई जाती है ये संभवतः पाकिस्तान की साइड है, संभवतः नहीं, कंफर्म नहीं, चरसद्दा पाकिस्तान का पूरा स्थल है।
इसके अलावा ये बेग्रामपुरा स्थल है और अगला है बाणगढ़। ये बाणगढ़ जो पूरा स्थल पाया जाता है वो बांग्लादेश में पाया जाता है। इसके अलावा ये तिलोरा कोट। तिलोरा कोट हम लोग ने देखा था कि ये जो पाकिस्तान वाली एरिया है वहाँ पाया जाता है, तो ये पाकिस्तान की साइड है तिलोरा का। इसके बाद ये शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ जो है ये उड़ीसा की साइड है। ये दक्षिणी सीमा एनबीबीडब्ल्यू की माना जाता है, लेकिन और भी मिलते विद्वानों का सीमांकन वो पहले हो गया था, लेकिन एनबीबीडब्ल्यू के जो एविडेंस माने जाते हैं वो लगभग पूरे भारत में पाए जाते हैं। तो शिशुपालगढ़ जो साइड है ये उड़ीसा की साइड है। तो एनबीबीडब्ल्यू का क्षेत्र विस्तार हमें भारत में तो देखने को मिलता ही मिलता है और अन्य कंट्री में भी देखने को मिलता है। तो जैसे कि इसका हम नेपाल और पाकिस्तान में देखे हैं, बांग्लादेश में भी देखे हैं। बांग्लादेश का पूरा स्थल है बाणगढ़। तो ये तीन कंट्री में साथ साथ पाया जाता है। अब बात करें हम यहाँ पे क्या क्या और एविडेंस मिले हैं यहाँ के पूरा स्थल से मुख्य रूप से। तो यहाँ से जो एविडेंस मिले हैं पक्की नालियाँ मिली हैं। पक्की नालियाँ का क्या मतलब है कि जैसे कि आज के संदर्भ में मानो जो नाले के लिए यूज कर रहा है वो पत्थर या सीमेंट के बनाए हुए पाइप नुमा नालियाँ यूज कर रहा है, लेकिन जो एनबीबीडब्ल्यू के लोग थे वो पत्थर की नालियाँ ना बना के वो मिट्टी को पका के नालियाँ बनाते थे। तो यहाँ पे मिट्टी है, जैसे कि मिट्टी होगी, मिट्टी को अच्छी आंच में उच्च ताप पे पका देते हैं, फिर उसमें पानी निकालने का काम करते हैं। तो पक्की मिट्टी की नालियाँ यहाँ पे मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पे मृतिक वलय मिला। मृतिक वलय जो मिले हैं ये एक साइड है रोपड़ जो पड़ता है ये हरियाणा की साइड है। रोपड़ क्या है? रोपड़। ये पूछा गया है यूजीसी द्वारा कि मृतिक वलय का मतलब है क्या कि ये मिट्टी की रिंग टाइप से कोई वस्तु या फिर कोई औजार होता होगा। तो मृतिक वलय पूछा तो ये रोपड़ हरियाणा वाली साइड से मिला है। अब बात कर ले यहाँ पे जो देखे थे हम लोग कि इस पे एक विशेष प्रकार की लेप चढ़ा था एनबीबीडब्ल्यू के बर्तनों में। तो वो जो लेप है उसको जो नाम दिया गया है वो लेप किस चीज़ का चढ़ा था? तो वो है लोहा ऑक्साइड लेप। एनबीबीडब्ल्यू के बर्तनों में जो पॉलिश पाई जाती है, लेप चढ़ाया गया है, वो लेप कौन सा था? वो था लोहा ऑक्साइड लेप। ये नाम है जो चढ़ाया गया था एनबीबीडब्ल्यू के बर्तनों में। और यहाँ पे जो ये कौशाम्बी पूरा स्थल है, कौशाम्बी ये उत्तर प्रदेश का स्थल है। माना जाता है कि इसका पहला एविडेंस मिला था तक्षशिला वाली एरिया से, लेकिन जो यूपी का स्थल है कौशाम्बी माना जाता है कि एनबीबीडब्ल्यू के निर्माण का केंद्र था। कि एनबीबीडब्ल्यू के जो सबसे ज़्यादा बर्तन निर्माण किए जाते थे या स्टोर किए जाते थे वो कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में किए जाते थे और यहीं से अन्य क्षेत्रों में इसका सप्लाई किया जाता था। तो अगर एनबीबीडब्ल्यू का केंद्र पूछा जाए कौन सा, तो उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी था। सबसे पहले कहाँ मिला? तो ये तक्षशिला भीमटीला से मिला है। और बात कर लेते हैं क्या विशेषता है कि एनबीबीडब्ल्यू में हमें सर्वप्रथम देखने को मिलता है कि सिक्कों का प्रचलन माना जाता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से हमारे भारत में आहा सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो सिक्के से हाथ से और साँचे से कई प्रकार से ढाल के बनाए जाते थे। तो आहा सिक्कों का जो प्रारंभ माना जाता है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है और एनबीबीडब्ल्यू कल्चर से माना जाता है। तो एनबीबीडब्ल्यू में सिक्कों का प्रारंभ माना जाता है। इसके अलावा जो ये एनबीबीडब्ल्यू के बर्तन है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छे, उत्कृष्ट, सभी संस्कृतियों में सबसे उत्कृष्ट मृदभांड पाए जाते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण एनबीबीडब्ल्यू की विशेषता है कि इसे सेकेंड नगरीकरण का नाम दिया जाता है। जैसे कि जो फर्स्ट नगरीकरण का नाम दिया जा रहा था वो हमारी हड़प्पा सभ्यता को दिया जा रहा था। तो फर्स्ट नगरीकरण पूछा जाए किस काल को कहा जाता है, तो वो हड़प्पा काल को कहा जाता है। तो हड़प्पा अवनति काल हुआ, तो जैसे कि हड़प्पा यहाँ ओसीपी के टाइम पे खत्म हो गए थे, फिर मानव उसी स्थल पे रहा, जीवन जीना प्रारंभ किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा विकसित हुआ। एनबीपी तक आते आते मानव पूरी तरीके से मॉडर्न हो गया और उसका ग्रामीण जीवन से निकल के वो शहरी जीवन में आ गया। और यहाँ पे सबसे आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है कि सबसे प्रमुख चीज सिक्कों का प्रचलन माना जाता है कि यहाँ पे जो मानव व्यापार कर रहा था, बाजार कर रहा था, वो वस्तुओं के माध्यम से कर रहा था,
लेकिन एनबीपीडब्ल्यू में मानव आते आते अपनी आवश्यकता अनुसार सभी चीज़ों का निर्माण करने लगा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये सिक्कों का प्रचलन पाया जाता है। तो इसी सब कारण इसे सेकंड नगरीकरण का नाम दिया जाता है। तो देखते हैं कि मौर्य काल के आसपास और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास भारत में एक मगध साम्राज्य का उद्भव होता है। तो मगध साम्राज्य उद्भव में बहुत सारी भूमिका रहती है, वहाँ पे लोहा, कल्चर, अन्य सारी चीज़ों की भी रहती है। तो अगर सेकंड नगरीकरण पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा एनबीपी कल्चर, एनबीपी मृदभान संस्कृति। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण हमारे मृदभान संस्कृति है, इसका नाम है आर्यटाइन मृदभान। आर्यटाइन मृदभान जो है ये सबसे लास्ट मृदभान संस्कृति है। बात कर लेते हैं कि ये सबसे पहले कहाँ से मिला। तो ये जो सबसे पहले मिला है ये पांडिचेरी दक्षिण भारत में मिला है। पांडिचेरी जो राज्य हमारा दक्षिण भारत में है, सबसे पहले यहाँ से इस आर्यटाइन मृदभान कल्चर का एविडेंस मिला है। और कहाँ, तो पांडिचेरी में है जिंजी नदी के तट पे एक पूरा स्थल पड़ता है, वो है अरिकामेरू। आर्यटाइन मृदभान कल्चर का जो पहला एविडेंस मिला है वो दक्षिण भारत में मिला है। कहाँ पे मिला है, तो पांडिचेरी में मिला है। पांडिचेरी कहाँ पड़ता है, तो ये जिंजी नदी किनारे पड़ता है। पांडिचेरी एक स्टेट है भारत सरकार का या भारत का। इसके अलावा इसका एविडेंस अरिकामेरू राज्य से मिला है। और बात कर लेते हैं कि इसका जो विशेषता मानी जाती है आर्यटाइन की वो क्या है। तो आर्यटाइन की जो मुख्य विशेषता मानी जाती है कि इसका समय क्या माना जाता है। जैसे कि समय की बात करें, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, तो इसका समय पीरियड क्या माना जाता है। तो इसके समय पीरियड के हिसाब से डेटिंग देने में विद्वान अलग अलग दिए हैं, उसमें बहुत कन्फ्यूजन का समय माना जाता है। लेकिन जो संयुक्त रूप से विद्वानों का मानना है वो है कि आर्यटाइन मृदभान जो है वो संगमकालीन मृदभान माने जाते हैं। कि संगम काल में जो व्यापार था भारत का वो रोम के साथ हो रहा था। कि मतलब संगम काल में भारत का व्यापार था वो भारत क्षेत्र में सीमित नहीं था, वो अदर कंट्री में भी देखने को मिलता है। और जो व्यापार हो रहा है संगम काल में रोम के साथ वो काफ़ी अच्छी संख्या में हो रहा है और काफ़ी जो इतनी टाइम का भारत के संदर्भ में व्यापार था वो काफ़ी पॉजिटिव था, काफ़ी व्यापार भारत के संदर्भ में लाभदायक था। तो ये जो समय पीरियड माना जाता है वो भारत रोम व्यापार का माना जाता था और समय जो माना जाता था वो संगम कालीन माना जाता था। अगर पूछा जा सकता है कि आर्यटाइन जो मृदभान है इनका संबंध किस समय से माना जाता है, तो ये संगम काल और इनका संबंध भारत और रोम व्यापार को दर्शाता है। अब बात कर लेते हैं और विशेषता। तो और विशेषता क्या है कि आर्यटाइन जो मृदभान है उन पे जो मृदभान बनाया है उनका नाम लिखा मिलता है और जो उनका मालिक है जो उनको खरीद रहा है उनका भी नाम लिखा मिलता है। तो आर्यटाइन मृदभान की ये भी एक विशेषता है कि यहाँ पे मालिक और निर्माता का नाम दोनों का मिलता है आर्यटाइन मृदभान में। अब बात कर लेते हैं कि आर्यटाइन मृदभान की 3 शाखाएं पाई जाती हैं, मतलब 3 प्रकार के आर्यटाइन मृदभान पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला एविटाइन मृदभान है, दूसरा एम्फोरा मृदभान है, तीसरा रोलेटेड या फिर चक्राकीत मृदभान है। ये 3 इन्हीं की कैटेगरी है मृदभान। ये तीनों मृदभान इसी के अंतर्गत आते, इसी की ये 3 कैटेगरी पाई जाती, 3 प्रकार के इस कल्चर के अंतर्गत मृदभान बनाए जाते थे। पहला एविटाइन, दूसरा एम्फोरा, तीसरा रोलेटेड या फिर चक्रांकित कह सकते हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है एम्फोरा मृदभान। एम्फोरा जो मृदभान थे ये कैसे मृदभान थे? तो ये 2 हत्थों वाले मृदभान थे। जैसे कि ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये मृदभान जो पाए जाते हैं थोड़ा लंबे पाए जाते हैं, इस किस्म के पाए जाते हैं। ये हो गया। और इसमें जो हत्था है वो उनकी मुख्य विशेषता की दोनों साइड पाई जाती है, ऐसे पाए जाते हैं। तो एम्फोरा जो मृदभान है
इनका जो संबंध माना जाता है, यहाँ पे अच्छी खासी चौकी होती है प्रॉपर रखने के लिए, तो काफ़ी विकसित ये मृदभांड देखने को मिलते हैं। माना जाता है कि ये रोम क्षेत्र के मृदभांड है और इनका जो प्रयोग होता था विशेषकर वो मदिरा के खान पियन में होता था। मतलब ये सारे जो मृदभांड थे इसमें मदिरा स्टोर की जाती थी या फिर स्टोर करके रखते थे या फिर सप्लाई करते थे या फिर यूज करते थे, पीते थे। तो एम्फोरा जो मृदभांड थे उनका संबंध रोमले क्षेत्र और भारत और मदिरा खान पान से संबंधित माना जाता था। इनमें मदिरा का स्टोर किया जाता था या फिर सप्लाई किया जाता था। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इनका क्षेत्र विस्तार क्या पाया जाता है। ये एम्फोरा सबसे ज़्यादा पूछा गया है। एम्फोरा पूछ सकते हैं, इसका संबंध इसके समय को लेके पूछ ला सकते हैं या फिर इनका जो व्यापार होता था भारत रोम में इन बर्तनों का भी होता था। इन बर्तनों में रोम से शराब भारत से वहाँ व्यापार के रूप में प्रयोग किए जाते और इन बर्तनों में इसको सर्व किया जाता था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है एम्फोरा मृदभांड। बात करते हैं क्षेत्र की कि क्षेत्र कहाँ कहाँ पे विस्तारित है, तो देख लेते हैं। वो क्षेत्र है जैसे अमरावती है और चंद्रवल्ली है और शिशुपालगढ़ है और मास्की जो साइड है ये दक्षिण भारत वाली शिशुपाल है, ये है उड़ीसा राज्य की साइड है और ये मास्की साइड है। ये प्रमुख साइड हैं एम्फोरा मृदभांड की, अमरावती, चंद्रवल्ली और शिशुपालगढ़ और मास्की। ये हमारी पूरी हुई पांचों मृदभांड संस्कृतियाँ। इस पे क्वेश्चन ज़्यादातर काल क्रम सजाने को पूछते हैं। तो जैसे अगर काल के समय से देखा जाए तो सबसे पुरानी हो जाएगी ओसीपी, फिर हो जाएगी पीजीडब्ल्यू, फिर हो जाएगी एनबीबीडब्ल्यू, फिर हो जाएगी एरिटाइम मृदभांड। ये सबसे ऊपर भी मिल सकता है, वो तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कैसे सजाया गया है। ये सबसे प्राचीन माना जा सकता है, इसको नवीन भी कह सकते हैं, इसको मध्ययुगीन, इसको कहीं भी सटा सकते हैं, रख सकते हैं, क्योंकि ये सभी कल्चरों में पाया जा रहा है। तो आई होप आज मृदभांड संस्कृतियों से आपके सारे क्वेश्चन सिक्वे खत्म हो जाएंगे और बाकी आज के लिए जय हिंद।